पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। मिर्गी यानी कि एपिलेप्सी लंबे समय तक चलने वाला एक दिमागी रोग है जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क की कोशिकाओं में अचानक ही और असामान्य रूप से विद्युत का बहुत ज्यादा संचार होने लगता है, जिससे मरीज को दौरे पड़ने लगते हैं और फिर वो बेहोश हो जाता है। ये बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो जाती है और हर उम्र के पीड़ित की परेशानियां अलग अलग हो सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में करीब 5 करोड़ लोग मिर्गी के शिकार हैं। भारत में भी इसकी संख्या जो है 1 करोड़ के आसपास है। नवंबर की बात करें तो इसको मिर्गी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। अभी नवंबर का ही महीना चल रहा है, इसलिए स्वस्थ किसान में आज बात मिर्गी की। विषय क्या है बता देते हैं। आज के कार्यक्रम का विषय रहेगा मिर्गी कारण, लक्षण और उपचार। जी हाँ, मिर्गी के कारण क्या है, लक्षण क्या हो सकते हैं, उपचार किस तरह से किया जाए, इसी पर आज चर्चा होगी। अगर आप भी मिर्गी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो निसंकोच आप अभी हमें फोन कर सकते हैं। किस पर? हमारे टोल फ्री नंबर पर। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-1130-601, 1800-1130-661। यानी कि ये हमारे जो टोल फ्री नंबर हैं, आप कॉल करते हैं तो कोई भी पैसा नहीं लगेगा, निःशुल्क नंबर है ये। बता दें आपको कि आज इस विषय पर व्यापक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं एम्स में न्यूरोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। साथ ही हमारे दूसरे विशेषज्ञ भी उपस्थित हैं। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग अस्पताल से न्यूरो सर्जरी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर KB शंकर। डॉक्टर शंकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों दर्शकों, आज हम बात करेंगे मिर्गी के बारे में। क्या है, किस तरह से हो सकता है और क्या कारण होता है, क्या लक्षण होते हैं, उपचार क्या होना चाहिए, इन तमाम विषयों पर हमारे जो विशेषज्ञ उपस्थित हैं उनसे हम जानकारियां हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट। दुनिया भर में मिर्गी के जितने भी मरीज पाए जाते हैं, उनमें से 80% का संबंध विकासशील देशों से है। कड़वा सच ये है कि विकासशील देशों में 3/4 लोगों को जरूरी इलाज नहीं मिल पाता, जिससे समस्या बढ़ जाती है। अचानक लड़खड़ाना या फड़कना यानी हाथ पांव में अनियंत्रित झटकों का आना इसका प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा मिर्गी के मरीज को बेहोशी, हाथ या पैर में सनसनी या सुई चुभने की शिकायत भी हो सकती है। साथ ही हाथ पैर या चेहरे की मांसपेशियों में जकड़न भी इसका लक्षण है। मिर्गी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मस्तिष्क की क्षति, जन्मजात असामान्यता, मस्तिष्क में संक्रमण, स्ट्रोक या ब्रेन ट्यूमर या दुर्घटना होने पर मस्तिष्क में किसी तरह की चोट लगना। इसके अलावा बचपन में लंबे समय तक बुखार भी मिर्गी की वजह बन सकता है। मिर्गी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव है और अगर सही इलाज हो जाए तो मरीज को दौरे पड़ने की शिकायत नहीं होगी। जब भी आपके परिवार में किसी को मिर्गी के दौरे पड़े तो बिल्कुल ना घबराएं, बल्कि पीड़ित व्यक्ति को दौरों के समय नियंत्रित करने की कोशिश करें। अगर मरीज के कपड़े गर्दन पर टाइट हैं तो उन्हें फौरन ढीला कर दें। मरीज को एक करवट से लिटाएं ताकि उसके मुंह में आने वाला कोई भी तरल आसानी से बाहर निकल सके। सिर के नीचे कोई आरामदायक चीज रख दें। लक्षण दिखाई देने पर मरीज का तुरंत इलाज शुरू कर देना है। डॉक्टर की सलाह के बिना उसकी दवा बंद ना करें। अगर मिर्गी के अलावा किसी और दवा की जरूरत पड़ रही है तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। शराब का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि शराब दौरे पड़ने की संभावना को विकसित करती है। अगर किसी शख्स को पहली बार दौरा पड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे मिर्गी रोग हो गया।
हाँ, अगर जिंदगी में 2 या उससे ज्यादा बार दौरे पड़ना मिर्गी का लक्षण है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस परिवार में मिर्गी का मरीज हो, उसे सामाजिक रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। याद रहे, ये बीमारी आपके परिवार में भी किसी को लग सकती है। इसीलिए पीड़ित परिवार के साथ सहानुभूति दिखाएं और उनसे घुल मिलकर रहें। वैसे भी ये कोई संक्रामक रोग नहीं है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाए। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस होता है, जबकि नवंबर का पूरा महीना ही मिर्गी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। तो अभी आपने देखी ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। आइए इसी के संदर्भ में हमारी चर्चा भी यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। हमारे विशेषज्ञों का रुख कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं मिर्गी के बारे में। तो डॉक्टर त्रिपाठी, सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूंगी। जब हम बात करते हैं मिर्गी की, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं, क्या समझें मिर्गी की बीमारी में क्या होता है? ये जो बीमारी है ये एकाएक से अपने लक्षण प्रकट करती है जी। और कुछ ही क्षणों के लिए करती है और उसके बाद मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसका होश भी आ जाता है पूरी तरीके से। और जैसे बाकी सब लोग हैं वैसे ही मतलब दिखने से नहीं समझ में आएगा कि इसको अभी अभी मिर्गी का दौरा पड़ा था। तो ये जो बीमारी है ये एपिसोडिक है। जैसे माइग्रेन का हेडेक होता है वो एपिसोडिक होता है, जैसे अस्थमा का अटैक होता है वो भी एपिसोडिक होता है। तो मिर्गी का भी अटैक एपिसोडिक है और ये कुछ क्षणों के लिए नियंत्रण मरीज खो बैठता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल। तो देखिए, ये क्षणिक ही अपने लक्षण दिखाते हैं और उसके बाद सामान्य से अपना जो जिसको भी दौरा पड़ा है वो आगे अपना काम कर सकता है। बिल्कुल। क्यों होती है ये बीमारी? डॉक्टर शंकर क्या कहेंगे, क्यों पड़ता है दौरा, क्या कारण होते हैं इसके? देखिए, इसके बहुत अन्य कारण होते हैं जी। जो सबसे लार्जेस्ट चंक ऑफ पेशेंट्स होते हैं उनमें एकाएक शुरू हो जाता है जी। जैसे हमारे हॉस्पिटल में जब पेशेंट आता है मिर्गी के कंप्लेंट और लक्षणों के साथ, तो जब डॉक्टर उसे देखता है सबसे पहले ये पता लगाना चाहता है कि ये बीमारी किस कारण है। दवाई शुरू होती है और फिर उसकी जांचें होती हैं। सबसे बेसिक जांचें जो होती हैं वो है सीटी स्कैन, एमआरआई, ईईजी, जिससे पहले तो आप ये जानना चाहते हैं कि ये किस कारण है। और अगर आपको कारण पता चल जाए तो ट्रीटमेंट उसकी तरफ डायरेक्ट होता है। इस बीमारी में प्रॉब्लम यह है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपको कारण नहीं पता चलता। पेशेंट आया, आपने सभी जांचें की हैं, आपको ब्रेन में कुछ भी नहीं मिला, तो आप उसको इडियोपैथिक एपिलेप्सी करके ट्रीट करते रहते हैं। अब इसमें एज ए न्यूरोसर्जन, मैडम न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनके पास लार्ज चंक ऑफ पेशेंट्स आते हैं। हमारे पास जो मेन पेशेंट्स आते हैं जो हम ओपीडीज में भी देखते हैं, इमरजेंसी में भी देखते हैं, वो होता है हेड इंजरी वाले पेशेंट्स, जो सर की चोट खा के जिनको मिर्गी का दौरा होता है, ब्रेन ट्यूमर वाले पेशेंट्स। और फिर उसके बाद एक न्यूरोसर्जन का रोल तब आता है जब मैडम न्यूरो मेडिसिन, न्यूरोलॉजी से जब ट्रीटमेंट कर रही हैं। उसमें एक प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो दवाइयों से उनका इलाज या तो होता नहीं या उसके साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा होते हैं कि पेशेंट वापस न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके कहता है कि अगर आप मुझे सीजर फ्री करें तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए फिर न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन बैठ के उनको फर्दर इन्वेस्टिगेट करके पता करते हैं कि अगर कोई सर्जिकली एमिनेबल लीजन यानी सर्जरी से ठीक होने वाला लीजन हो और उनमें फिर सर्जरी का उपाय किया जाता है। बिल्कुल। तो किन कारणों से हो सकती है और किस तरह से पूरी प्रक्रिया होती है, हमारे विशेषज्ञ ने, हमारे डॉक्टर ने पूरा विस्तार से बता दिया है। हमारी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी। आइए उनका सवाल जान लेते हैं। नमस्कार साहब, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो मिर्गी के रोगी हैं उनको कौन कौन से स्थान पे नहीं जाना चाहिए, जैसे पानी है, आग है, या नीचा नीचा नदी है, या
यात्रा करना, गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना। तो इसके अलावा और कौन एहतियात बरतने? दूसरी चीज, जब उनके मुंह से झाग निकलता है तो उस समय हमें कौन से एहतियात बरतने चाहिए? उनके साथ कौन सी सावधानी बरतें जिससे झाग उनके अंदर दोबारा ठीक पेट में न जाने पाए, वो बाहर निकल जाए? बिल्कुल नंदस्वरूप मिश्रा जी, दोनों ही सवालों का जवाब आप तक पहुंचाया जाएगा। डॉक्टर त्रिपाठी क्या कहेंगी, कौन कौन से स्थान पर जाने से बचाव किया जाए जो मिर्गी के मरीज होते हैं उनको? बिल्कुल, क्योंकि ये बीमारी एकदम से होती है, एकाएक, और कभी भी किसी भी रूप में जागते हुए या सोते हुए हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भारी भरकम मशीनरी है, रनिंग मशीनरी है, उसके पास मरीज न जाए, नजदीक न जाए। पानी के अंदर तैरना अकेले बिल्कुल मना है, और अगर तैरने का बहुत ही ज्यादा शौक है तो कोई उसके साथ होना चाहिए जो उससे ज्यादा अच्छे से स्विमिंग जानता हो जी। और उसके ऊपर हमेशा निगरानी रखे हुए है, ताकि अगर कुछ हुआ पानी के अंदर तो वो निकाल पाए। गहरे पानी में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। घर में भी टब बाथ होती हैं जिसमें टब में नहाते हैं, उसमें पानी भर के नहीं नहाना है। बकेट बाथ ज्यादा अच्छा है इन मरीजों के लिए। इसके अलावा जो है, हमारे देश में ड्राइविंग अलाउड नहीं है और ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग के दौरान अगर दौरा आ गया तो खुद का भी नुकसान हो सकता है, और जो आपके सामने चल रहा है उसका भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा खाना बनाते हुए जो खुली हुई आग है, जिसमें आग जैसे आजकल तो खैर गैस हर घर में है, बट चूल्हा वगैरह उसमें नहीं खाना बनाना चाहिए। प्रेफरेबली माइक्रोवेव में या फिर अवन में या इंडक्शन कुकर पे खाना बना सकते हैं। गरम खुले खाने को नहीं पकड़ना चाहिए। और अगर माँ का नवजात शिशु है और उसके दौरे बंद नहीं है, चल रहे हैं, तो नवजात शिशु को वो उठा के बहुत दूर इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अगर उठाना भी है, बिस्तर पे उठा सकती हैं माँ। तो ये थोड़े प्रिकॉशंस हैं जो लेने होते हैं। जो मुंह से झाग निकल रहा है उसके लिए कुछ नहीं करना है। जो मरीज है, अगर वो सर के बल पे ऐसे लेटा हुआ है तो उसको करवट दे के लेटाना है, राइट या लेफ्ट करवट, ताकि वो झाग मुंह से जमीन की तरफ चला जाए। मुंह के अंदर कुछ नहीं डालना है, ना नाक से कुछ सुंघाना है। और दौरे के दौरान टाइम नोट करना है कि दौरा 2 मिनट या फिर 5 मिनट से ज्यादा, जो हाथ पैर हिल रहा है वो 2 से 5 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाता है। उससे ज्यादा अगर चल रहा है तो मरीज को फिर अस्पताल पहुंचाने की जरूरत है, जिसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अगर समय अवधि बढ़ जाती है, 2 से 5 मिनट से भी ज्यादा हो जाती है दौरे की अवधि, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर देर नहीं करनी है, जल्द से जल्द अस्पताल का रुख करना है। तो क्या सावधानियां बरतनी है, हमारी विशेषज्ञ ने विस्तार से आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश सागर से विपिन जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हाँ मैम, नमस्ते जी। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मेरा 2-3 सवाल थे मिर्गी से जुड़े हुए। जी पूछें। मैम, पहला सवाल ये था कि मिर्गी जो है और नॉर्मल चक्कर और हार्ट अटैक, इन तीनों में मैम डिफरेंस क्या है? मतलब पहचान कैसे करें कि ये मिर्गी का दौरा पड़ा? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता नहीं रहता कि मिर्गी है, तो कहीं पे भी मतलब गिर जाते हैं, तो वो लोग कैसे पहचान करें? पहला तो ये था। और दूसरा सवाल ये था मैम, मेरे एक दोस्त है, उनकी उम्र 30 साल है और लगभग 10 साल से उन्हें मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, और उन्होंने भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में भी इलाज कराया, लेकिन अभी वो ठीक नहीं हुए, और अक्सर जहां चाहे काम करते या कुछ भी करते गिर जाते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या कोई ऐसी पहचान है कि उन्हें ये पता चल सके कि आज मुझे दौरा आने पड़ने वाला है या फिर मुझे अगले 2-3 घंटे में मिर्गी आने वाली है? क्योंकि काम करते या कहीं भी गिर जाते हैं, तो इसमें कैसे पहचान हो सकती है? क्या कोई पहचान है? पहचान कैसे हो? डॉक्टर त्रिपाठी क्या कहेंगी? जैसे कह रही हैं 10 साल से आ रहे हैं, कोई पहचान होती है क्या ऐसे में? देखिए, सबसे कॉमन कारण हमारे देश में मिर्गी का आने का बार बार है कि मरीज सही समय पे सही डोज या सही मात्रा में दवाई नहीं ले रहा है और मरीज बीच बीच में दवाई का नागा कर रहा है या उसको छोड़ रहा है या भूल रहा है। तो सबसे कॉमन मुख्य कारण ये है। इसके अलावा अगर मानसिक तनाव है तो भी दौरे बंद नहीं होंगे। इसके अलावा अगर शराब और स्मोकिंग का सेवन कर रहे हैं तो भी दौरे बंद नहीं होंगे। और अगर सही दवाई नहीं चल रही है, कुछ मिर्गियां होती हैं जो एक किस्म की दवाई को रिस्पॉन्ड करती हैं, तो अगर सही दवाई नहीं चल रही तो भी मिर्गी बंद नहीं होगी। बिल्कुल। अब अगर एक दवाई
फेल हो रही है या नाकाम हो रही है तो 2 दवाइयां चलती हैं जी। और वो अच्छे डोज में, जो डोज जिस मरीज का जो वजन है उसके अनुसार डोज में चलती है 2 दवाइयां। तो 2 दवाइयां रोज खानी है। अगर 2 दवाइयां रोज खा रहे हैं अच्छे डोज में और फिर भी दौरे आ रहे हैं और दौरे की जैसे जो बीमारियां हैं वो डॉक्टर ने रूल आउट कर ली हैं, दौरे की जैसे दिखने वाली भी बहुत बीमारियां होती हैं, तो उसकी मतलब वो नहीं है, वो डॉक्टर को जानना बहुत जरूरी है। और 2 दवाई खा चुके हैं और फिर भी दौरे आ रहे हैं तो हम इसको दवाइयों से न ठीक होने वाली मिर्गी बोलते हैं। इस हाल में आगे जांच बढ़ानी पड़ती है। स्पेशल एमआरआई होता है जिसको हम एपिलेप्सी प्रोटोकॉल एमआरआई बोलते हैं, और वीडियो ईजी होता है जिसमें हम दौरे और वीडियो को साथ में ईजी के साथ जोड़ते हैं और उसमें देखते हैं ब्रेन के पूरे हिस्से में से कोई एक जगह से दौरा आ रहा है या नहीं। अगर एक ही जगह से दौरा आ रहा है और वो ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी है या दवाइयों से न ठीक होने वाली मिर्गी है तो फिर उसका सर्जिकल क्योर किया जाता है। बिल्कुल। इनका एक और सवाल था डॉक्टर शंकर की मिर्गी, चक्कर और हार्ट अटैक में कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, पहचानें कैसे? तीनों के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, मिर्गी, चक्कर, देखिए डिफरेंशिएट किस लेवल पे, अगर पेशेंट चाहते हैं कि वो खुद डिफरेंशिएट करना शुरू करे ये मुश्किल है। ठीक है, कोई भी थोड़ी पहली ही पहचान हो जाए कि मिर्गी का दौरा हो रहा है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, समझ नहीं पाते कि ये दौरा पड़ रहा है मिर्गी का और उसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उसकी समय अवधि ज्यादा लंबी नहीं होती। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, पहचान कैसे करें? मैं तो यही कहूंगा, मैं अपने आसपास जितने लोग हैं उनसे भी यही कहता हूं कि अगर समझ लीजिए कोई भी बीमारी हो, प्लीज कंसल्ट डॉक्टर। जी, ठीक है, बिल्कुल। जो डिफरेंशिएशन करना है इन तीनों में डॉक्टर करे, ज्यादा सही है। ये मान लेना, जैसे मैं समझ लीजिए कोई जनरलाइजेशन दे भी दूं है, वो पेशेंट के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। जी। तो अगर समझ लीजिए किसी को मिर्गी के दौरे जैसा कुछ हो रहा है, एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए। जी। वो डॉक्टर का काम है ये देखना कि ये हार्ट के कारण है, ब्रेन के कारण है या किसी और सिस्टम के कारण है। तो मुझे तो यही लगता है कि बिल्कुल। तो देखिए, भरोसा अगर कोई भी ऐसी समस्या आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर ही सही तरीके से पहचान कर पाएंगे। अक्सर होता है हार्ट अटैक के केस में भी लोग गैस का दर्द समझ करके उसे नजरअंदाज कर देते हैं और फिर समस्या बढ़ जाती है। तो ऐसे में अगर कोई भी समस्या आ रही है, चाहे वो दौरा हो रहा है, लगातार चक्कर आ रहे हैं, तो भी आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। सीधा डॉक्टर के पास जाइए, उसका इलाज करवाइए। कहते हैं ना, सही समय पर अगर इलाज हो जाए तो समस्या को भयावह रूप लेने से रोका जा सकता है। बिल्कुल। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। गोंडा उत्तर प्रदेश से आनंद प्रताप जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी, हमारा सवाल ये है कि अगर कोई मान लीजिए शुगर का पेशेंट हो तो क्या वो मिर्गी हो सकता है उसको? इस तरह से कोई चेंज तो नहीं हो सकता शुगर मिर्गी में? आप अपना सवाल एक बार दोबारा पूछिए। हाँ, कहने का मतलब ये कि मान लीजिए जो कोई शुगर का पेशेंट है, हाँ, क्या उसको मिर्गी हो सकती है शुगर से, ऐसा कुछ? बिल्कुल। शुगर का पेशेंट है, डायबिटिक है, क्या उसे भी मिर्गी की समस्या हो सकती है? डॉक्टर त्रिपाठी क्या कहेंगे? बिल्कुल। देखिए, शुगर ऐसी चीज है जिसका रेंज में होना बहुत जरूरी है। अगर लो शुगर हो जाए 50-60 तो दौरा हो सकता है। अगर बहुत हाई शुगर हो जाए तो भी दौरा हो सकता है। तो जरूर शुगर एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, लो या हाई, जिससे दौरा आ सकता है किसी भी उम्र में, पर्टिकुलरली डायबिटिक्स में ये बहुत पाया जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर शंकर, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। शुरुआत में भी मैंने जिक्र किया था कि मिर्गी की जो समस्या है वो किसी भी उम्र में हो सकती है, कोई निर्धारित नहीं है कि युवा अवस्था में ही होगी या वृद्धावस्था में ही होगी। ऐसे में अगर किसी को समस्या हो गई है तो क्या क्या लक्षण होते हैं? जैसे दौरा पड़ा, वो तो एक लक्षण है ही, और भी कुछ पहचान होती है क्या जिससे डॉक्टर के पास जल्द से जल्द जाया जा सके? देखिए, मिर्गी में जो सबसे मेन जो सिम्टम या जो लक्षण होते हैं वो मैडम ने बता रखा है कि जैसे हाथ पैर का हिलना, ठीक है, या कुछ मिर्गी ऐसे भी होते हैं जिसमें जैसे पेशेंट एक ब्लैंक स्टेयर देगा, ठीक है, कुछ भी लक्षण बाहर नहीं दिखेंगे, लेकिन वो कुछ मिनट सेकंड के लिए
टोटली सुदबुद सा हो जाएगा वहां पे, ठीक है। और अंदर झंझनाहट और हाँ ये हो सकता। तो जो सिम्टोमेटोलॉजी या लक्षण होते हैं ये वेरिड होते हैं। मैं यही कहता हूं, अगर किसी पेशेंट को कोई भी बीमारी हो, मैं सिर्फ मिर्गी की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मिर्गी स्पेशली राइट टाइम पे आप एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए, ठीक है, कुछ जगहों पे मे बी न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, मेडिसिन डॉक्टर के पास जाए ताकि टाइमली वो रिकॉग्नाइज करे। देखिए हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां पे रिकॉग्नाइज ही नहीं होता, और फिर उसके बाद दवाइयाँ खाते रहते हैं, और फिर धीरे धीरे करके आपको ये भी समझना है, मिर्गी मोस्ट ऑफ द केसेस में एक अंडरलाइंग डिसीज का मैनिफेस्टेशन होता है जी। और दूसरी चीज आपको यह समझना है, मिर्गी को ट्रीट क्यों करना है, क्योंकि जब मिर्गी होती है उस टाइम ब्रेन का ऑक्सीजनेशन एंड ब्लड सप्लाई कम होता है, कम हो जाता है। तो अगर आपने उसे टाइमली ट्रीट नहीं किया, चीज बढ़ती जाएगी, और जब आप एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचे तो जो एक सिंगल दवाई से ठीक हो सकती थी है और कंट्रोल हो सकती थी, शायद डैमेज इतना हो गया हो कि 2 दवाई से भी ना ठीक हो और एक सर्जरी की जरूरत पड़ जाए। तो जैसे आपने मेरे से पूछा कि इसमें क्या लक्षण हो सकते हैं, लक्षण वेरिड हैं, लेकिन प्लीज कैरी होम मैसेज यही है, अगर किसी को कुछ भी मिर्गी जैसा दिखे, पास के डॉक्टर, प्रेफरेबली मेडिसिन, न्यूरोलॉजिस्ट है तो बहुत अच्छा, न्यूरोसर्जन है उनको दिखाए और डायग्नोस करके ट्रीटमेंट ले। बिल्कुल, जितना जल्दी इलाज हो जाएगा यहाँ पर उतना ही सही रहेगा, क्योंकि अगर हमने नजरअंदाज कर दिया तो जैसे हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, डैमेज बढ़ता जाएगा, समस्या बढ़ती जाएगी, और फिर उसे क्योर करने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। इसलिए सतर्कता और जागरूकता बहुत जरूरी है, और इसी उद्देश्य के साथ तो हमारा एक कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल, आप मिर्गी ही नहीं बल्कि सारी बीमारियों के प्रति इसी तरह से जागरूक रहिए। जैसे ही कोई समस्या आपको महसूस हो रही है, जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाइए। बिहार से संतोष कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ संतोष जी। हाँ नमस्कार मैम, मेरा एक लड़का है, 9 साल का उम्र है जी। हाँ मेरा एक लड़का है, उम्र 9 साल है। हाँ जी। हाँ मैम। क्या समस्या है उन्हें? हाँ, उन्हें 6 महीना का जब था ना, उसी समय से मेरा वो उसका मिर्गी का बीमारी होता है। हाँ हाँ। तो 2-3 बार अब तक में हो चुका है जी। तो क्या जानना चाहते हैं आप? इलाज चल रहा है उनका कहीं? हाँ, इलाज कहाँ पर हो उसका? अभी तक आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? जी बिल्कुल, आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जानना चाहते हैं, डॉक्टर त्रिपाठी क्या कहना चाहेंगे? उसका कैसे ठीक हो और कहाँ पर बेटर इलाज मेरा हो? बिल्कुल, 6 महीने के थे तब से हो रहा है। आपके बच्चे को जो दौरे आ रहे हैं वो बुखार के बाद आते हैं, बुखार के साथ आते हैं, या बुखार के बिना भी आते हैं? नहीं, बुखार के बिना ही भी आते हैं। अच्छा, तो ये देखिए, ये बहुत जरूरी है कि लगातार दवाई ली जाए, उनकी जांच होनी चाहिए बच्चे की। ईजी एक जांच होती है जिसमें दर्द नहीं होता है, सर के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगते हैं, तार लगते हैं, जिससे ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं उसकी बिजली की तरंगे हम देखते हैं। तो ईजी एक जांच है, वो करनी है। और वो जांच में हुआ है। उसके अलावा MRI या CT करना है, और दवाई देनी है रोज अकॉर्डिंग टू उसके वजन के अनुसार। अगर एक दवाई काम नहीं कर रही है, 2 दवाई देनी है। अगर 2 काम नहीं कर रही है तो आपको एक ऐसे सेंटर में जाना पड़ेगा जहां पे ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी का आगे जांच बढ़ पाए। बिल्कुल, तो नजदीकी जो भी आपके न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनका आप यहां पर रुख कर सकते हैं। जो भी संभावित टेस्ट हमारे विशेषज्ञ ने बताए हैं वो करवाइए, और उसके अनुसार ही जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो आपको दवाएं प्रिस्क्राइब करेंगे, उनका आप सेवन जरूर करवाइए। बिल्कुल, ये जो कंट्रोल है वो बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए ऐसी ही जागरूकता भरी जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जहाँ संस्कृति, जहाँ धर्म है, जहाँ लोग है, जहाँ शर्म है, जहाँ आज भी
वचन बड़े हैं, सीना तान गए इश्क गड़े गए, जहाँ बसता है अपना भारत उस पगडंडी साथ चले। चलो गाँव चले, 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 गाँव चले, चलो देखिए कार्यक्रम चलो गांव चले 27 नवंबर से हर रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वास्थ्य किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं मिर्गी के बारे में। क्या होते हैं इसके कारण, लक्षण क्या है, कैसे हो उपचार, क्या रखे सावधानियां, इन तमाम पहलुओं पर हमारे विशेषज्ञ आपको जागरूक कर रहे हैं। लगातार हमारे कॉलर्स भी हमें कॉल कर रहे हैं। आपको भी कुछ पूछना है तो टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं। स्टूडियो में विशेषज्ञ उपस्थित हैं। टोल फ्री नंबर दिखाए जा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप इन्हीं पर कॉल कीजिए, कोई पैसा नहीं लगेगा। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवाल सुनेंगे, जवाब आप तक पहुंचाएंगे। तो मिर्गी के बारे में हम यहां पर चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर त्रिपाठी, थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जब भी किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसे कुछ सुंघाए नहीं। अक्सर लोग क्या करते हैं, कोई चाबी का छल्ला सुंघाता है, जुराब सुंघाता है, तो ये सब क्या है? ये कोई सिर्फ धारणाएं हैं क्या, इनसे कोई फर्क भी पड़ता है? बदकिस्मती से इस बीमारी के साथ बहुत सारी भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं और उनमें से मुख्य है कि जब भी दौरा आए मरीज को प्याज से सुंघाओ या मोजे सुंघाओ या जूते सुंघाओ या फिर उसके हाथ में चाबी या कोई भी लोहे का चीज पकड़ाओ। तो देखिए, साइंटिफिकली जो दौरा है मिर्गी का वो अपने आप 2 मिनट के अंदर बंद होता है। 98% में 99% मान लीजिए 2 मिनट के अंदर ही जो हाथ पैर हिलना है वो बंद होता है। जब तक आप घर में प्याज काट के लाएंगे या जूता सुंघाएंगे वो दौरा बंद होगा। तो ये एक भ्रांति बस गई है लोगों के मन में कि इसकी वजह से बंद हो रहा है। ये गलत है। आपके मरीज को जब भी मिर्गी का दौरा आए आप ये सब ना करके फर्स्ट एड करिए। फर्स्ट एड में आपको करवट दे के लेटानी है। आपको टाइम नोट करना है कि 2 मिनट या 5 मिनट से ज्यादा नहीं हो रहा है। अगर आपके घर का सदस्य और कोई है तो उस दौरे का वीडियो बनाएं मोबाइल फोन पे, ताकि आप डॉक्टर को दिखा सकें ये मिर्गी है या मिर्गी जैसी कोई बीमारी है। जी। और उसके अलावा आजकल हम डॉक्टर लोग मरीज के लिए नाक से देने वाली दवाई लिखते हैं। जो घर में अगर दौरा पड़ रहा है, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं इंट्रावेनस, वही दवाई आजकल हमारे देश में नाक से लग जाती है घर में। जी। तो इसीलिए अगर फर्स्ट एड देना है तो जूता ना सुंघाएं, ये सब ना करें। नाक में जो आपको दौरा रोकने वाली दवाई है वो आप जरूर दे सकते हैं अगर आपके मरीज को लंबे दौरे पड़ते हैं। तो बस यही करना है, करवट देके लेटाना है, टाइम देखना है, मोबाइल पे वीडियो बनाना है। अगर कोई बहुत टाइट बटन है उसको लूज करना है, आसपास से जो खतरीली चीज है वो निकालनी है। अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट वगैरह है या पत्थर है वो निकालना है पास से, और नाक की दवाई देनी है आपको। बिल्कुल। तो देखिए, ये केवल भ्रांति मात्र है कि ये सब चीजें करने से, चाबी का छल्ला देने से या जुराब सुंघाने से जो दौरा है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहला कदम क्या होना चाहिए हमारी विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आपको यहाँ पर दवाई भी उपलब्ध करवाई जाएगी, लेकिन वो जो दवाई है वो आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी है। ये नहीं करना है कि आप केमिस्ट के पास गए और बोला कि ये वाली दवाई दे दो और वहां से लेकर के खुद ही उसका इस्तेमाल कर लिया। खुद का डॉक्टर नहीं बनना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आपको उस दवा का भी इस्तेमाल करना है। कितनी मात्रा में करना है ये आपके डॉक्टर द्वारा आपको बता दिया जाएगा। बिल्कुल, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर शंकर, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कौन कौन लोग हैं जो मिर्गी के शिकार हो सकते हैं, किन किन को ज्यादा संभावनाएं होती हैं? देखिए, इसे मैं दूसरे वे में बताना चाहूंगा। बिल्कुल, जरूर बताएं। जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि जब कोई मरीज आता है मिर्गी के दौरे के साथ, तो डॉक्टर का सबसे पहला स्टेप ये होता है ये पता लगाना कि
ब्रेन में क्या चीज है जिसके कारण मिर्गी हो रही है। तो जो भी टेस्ट होते हैं तो इससे हम बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है क्या जिसको करेक्ट किया जा सकता है। अब लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो मैंने बताया बहुत लार्ज चंक ऑफ इडियोपैथिक, यानी आपने सभी जांचें कर ली कुछ मिला नहीं, तो ये बहुत बड़ा चंक होता है। लेकिन फिर इसमें वो वाले पेशेंट्स भी आते हैं, जैसे मैंने बताया हम न्यूरोसर्जरी के ओपीडी और इमरजेंसी में जो देखते हैं हेड इंजरी यानी सर की चोट के बाद मिर्गी आना, या ब्रेन ट्यूमर के बाद मिर्गी आना, ठीक है। नहीं तो कुछ बीमारियां होती है जिसमें ब्रेन में रक्त की नलियों में कुछ डेवलपमेंटल एनोमली होती है, कुछ नुक्स होते हैं, समझ लीजिए ब्लीडिंग हो गया उसके कारण मिर्गी आना, या ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया जैसे पस पड़ गया उसके कारण मिर्गी आना। तो ये बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट है, बहुत रीजंस हैं जिसके कारण मिर्गी आ सकते हैं। अगेन मैं यही रिट्रेट करता हूँ, पहली बात तो लोगों को ये समझना चाहिए ये कोई स्टिग्मा नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है जिससे लोग डर जाए कि कोई श्राप है या कुछ है, ये तो एक बीमारी है। ध्यान में रखना है। इसके बारे में आपसे जानेंगे डॉक्टर शंकर, माफ कीजिएगा आपको रोक रहे हैं, कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनकी समस्या का समाधान उन तक पहुंचा देते हैं, फिर आपकी जानकारी जो है वो भी जरूर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बबलू जी फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैडम, नमस्ते जी। ये हमारे मैडम, हमारे बेटा है 9-10 साल का है जी। बेटा है आपका, उसको क्या समस्या है? तो दिक्कत है सुबह 2 बजे हो चुका, तो सुबह उठते हो जाते, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं रहता वो। सुबह उठकर क्या समस्या होती है? हाथ पर कांपने लगते हैं। हाथ पैर कांपने लगते हैं सुबह उठते ही। तो क्या मिर्गी कुछ और है? ये मतलब इलाज हुआ है, मतलब चिकित्सन हुआ है और जो है ईजी हुआ है, तो ईजी बाईस दिक्कत होता है और सीरियस नॉर्मल हुआ है। ये रोजाना होता है ये हाथ पैर कांपना या कभी कभी होता है? नहीं मैडम, 2 बार हुआ, तो 3 बार हुआ, 3 बार से हुआ, मतलब 3 बार हो चुका है। डॉक्टर त्रिपाठी, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? देखिए, कई मिर्गियां होती हैं जो सुबह से जैसे ही उठे वो झटके आने लगते हैं। बच्चों में अमूमन ऐसे वाले आते हैं जिसको हम वेस्ट सिंड्रोम बोलते हैं या इन्फेंटाइल स्पैज़म्स बोलते हैं। कई बार बड़ी वाली मिर्गी भी उठने के बाद आती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अगर ये अटैक बंद नहीं हुए, इनका वीडियो बनाएं और पास में जो न्यूरोलॉजिस्ट है, पास में जो भी अस्पताल है जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट हैं या ब्रेन के विशेषज्ञ हैं, उनको दिखाएं। क्योंकि जैसे मैंने बोला, मिर्गी जैसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं ब्रेन की या फिर हार्ट की वजह से भी मिर्गी जैसी बीमारियां दिखने में बेहोशी होती है, वो पर हार्ट की वजह से होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि सही डायग्नोसिस हो। ईईजी नॉर्मल हो सकता है मिर्गी की बीमारी में, तो नॉर्मल ईईजी होना मतलब ये मिर्गी नहीं है ऐसा नहीं है। एमआरआई भी करना जरूरी है ब्रेन का और दवाई भी चलाना जरूरी है। तो जरूर आप अपने घर के पास किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट को प्लीज दिखाएं। बिल्कुल। तो क्या करना है बबलू जी, विशेषज्ञ ने बता दिया है। इसी के साथ दोबारा से डॉक्टर शंकर का रुख करते हैं। आप बता रहे थे कि ये जो है इस बीमारी को अक्सर लोग समझते हैं कि कुछ गलत हो गया है, श्राप के तौर पर लेते हैं। क्या कहेंगे इस संदर्भ में, आप जानकारी दे रहे थे? मैं यही कहना चाहूंगा कि पहली बात तो ये किसी और बीमारी की तरह बीमारी है और इसका इलाज है। और इसे किसी एक भय के साथ ना देखे कि अगर किसी को मिर्गी का दौरा आता है तो ये ना सोचे कि कुछ कमी है उस पेशेंट में दूसरे तरह की। देखिए, ब्रेन में जो कमी है वो न्यूरोसर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करेंगे, लेकिन उसे घर में ही रख के डॉक्टर के पास ना ले जाके आप और हार्म कर रहे हो और नुकसान पहुंचा रहे हो पेशेंट को। तो जैसे मैंने बताया, अलग अलग रीजंस होते हैं। उसके लिए जैसे मैडम बता भी रही हैं, डॉक्टर के पास ले जाओगे, वहां पे जांचें होंगी, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होगा। और अगर ट्रीटमेंट सिर्फ दवाई से नहीं होता तो सर्जिकल ऑप्शन भी होता है। बिल्कुल। मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी जी, बताएं। कि ऐसे कुछ हैं जो घर पे रखते हैं और पिछले हफ्ते मुझे एक मरीज मिला जिसको घर से निकाल दिया गया था क्योंकि उसको मिर्गी के दौरे आ रहे हैं। ना उसके माँ बाप रख रहे हैं, ना कोई रख रहा है, और वो बेचारा आके दिल्ली में
कहीं पे काम पकड़ रहा है, जो बोलते हैं चाट वाली स्टॉल में, उसके चाचा का चाट वाला स्टॉल है, उसमें काम कर रहा है, बीच बीच में उसमें उसको दौरे आते हैं और बाकी समय वो ठीक है। तो वो इलाज लेने आया था और उसने बोला कि मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारे देश में अभी भी लोगों को जानकारी नहीं है कि ये ब्रेन की बीमारी है और बिल्कुल दवाइयों से ठीक होती है 70% में। छुआछूत की बीमारी नहीं है, भूत प्रेत की बीमारी नहीं है, कुछ पूर्व जन्म का बुरा नहीं है, ना ये मरीज जो है ये खराब है किसी तरीके से। जैसे हम सब हैं, हम सबको सर दर्द होता है, हम सबको, कईयों को, सबको नहीं, अस्थमा का अटैक आता है, या किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट की बीमारी है। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को घर से निकाल देंगे या उसको घर अपने करीब रख के उसको सहानुभूति दिखा के उसका इलाज कराएंगे? बिल्कुल। तो ये जानना जरूरी है कि मरीज गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ हमारा समाज है जो इस बीमारी को आज तक ऐसी नजरों से देखता है जो गलत है। बिल्कुल। तो देखिए ये बिल्कुल गलत है कोई ऐसा कदम उठाना, क्योंकि ये सामान्य सी बीमारी है जिसका इलाज संभव है। जागरूक होइए, बिल्कुल इसको आप किसी गलत धारणा में लेकर मत चलिए। इसका इलाज संभव है, मरीज ठीक हो सकता है, बस उसको सही समय पर सही इलाज की जरूरत है। आइए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड से गीता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, उनका सवाल क्या है हम जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है गीता जी आपका? नमस्कार मैम, मैं काफी समय से ये मिर्गी की दवाई खा रही हूँ, सोडियम वेलपरिन क्रोनो 300 mg और गार्डिनॉल जी। तो लंबे समय से आप दवाई खा रही हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा फर्क महसूस हुआ है? यस मैम, मुझे फर्क महसूस हुआ था। पहले मेरी 600 mg मेरी डोज थी, उसके बाद 300 mg कर दी गई थी। मैंने जब दोबारा चेकअप किया था 200 mg कर दी गई, लेकिन 200 mg करने के बाद मुझे जो है अचानक से फिर आया, तो फिर कंटिन्यू 300 mg से शुरू किया। लेकिन क्या अब मैं 5 साल हो गए हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगी एक्सपर्ट से कि क्या मैं उस दवाई को कम कर सकती हूँ, फिर 200 mg में ला सकती हूँ, या गार्डिनॉल को स्किप कर सकती हूँ, क्योंकि गार्डिनॉल अवेलेबल नहीं हो रही है नॉर्मली। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर त्रिपाठी ऐसे में? देखिए ऐसा है, अपने आप से और खुद से कोई भी दवाई आपको कम ना करनी है ना बंद करनी है। और बहुत सारी मिर्गियां होती हैं जो सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, मतलब कुछ सालों के लिए ही होती हैं, उसके बाद डॉक्टर धीरे धीरे दवाई कम करके उसको बंद करता है। कुछ मिर्गियां होती हैं जो लंबे समय के लिए चलती हैं, पर दवाई का बहुत असर होता है उसमें, बंद रहती हैं दवाइयों से। तो आपको किस प्रकार की मिर्गी है, लंबे चलने वाली या सेल्फ लिमिटिंग है, उसके लिए जो डॉक्टर को आपने दिखाया है उसी से पूछिए। गार्डेनल जो है वो आजकल हम इतना यूज नहीं करते हैं, क्योंकि गार्डेनल एक ऐसी दवाई है जो दूसरी दवाइयों की जो मात्रा है शरीर में उसको कम करती है जी। तो अगर आपके दौरे 2 साल या 2 साल से ज्यादा बंद हैं, तो फिर आपका डॉक्टर धीरे धीरे गार्डेनल को कम कर सकता है। बिल्कुल, गार्डेनल को कभी भी एकदम से बंद नहीं करना चाहिए, ना जल्दी से कम करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जिस डॉक्टर से आप इलाज करवा रही हैं, जिन्होंने आपको ये दवाएं प्रिस्क्राइब की हुई हैं, उन्हीं की सलाह के अनुसार ही आप दवाओं को कम या ज्यादा कर सकती हैं, वही आपके लिए यहाँ पर सही रहेगा। आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर शंकर का भी यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर शंकर, आप भी बता रहे हैं, डॉक्टर त्रिपाठी भी बता रहे हैं कि पहले तो दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर समस्या गंभीर हो गई है तो सर्जरी का रुख किया जाता है, वो भी आफ्टर डिस्कशन या फिर पूरा यहाँ पर जांच करने के बाद। तो कुछ लोग जो होते हैं सर्जरी के नाम से ही डर जाते हैं कि ब्रेन की सर्जरी या होगा तो क्या है, ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूं, आपको ये समझना है कि जितनी देर तक मिर्गी के दौरे को ठीक से ट्रीट नहीं किया जाएगा, डैमेज इंक्रीज होता जाएगा। बिल्कुल। तो अगर आप अपना ठीक से इलाज कर रहे हैं, चाहे वो दवाई से या सर्जरी से, आप अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अब ये डिसीजन कि मेडिसिन पे रखना है या सर्जरी पे लेके जाना है, ये डिसीजन कंबाइंड न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसर्जन का होता है। जैसे पेशेंट न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया, उन्होंने दवाइयां शुरू की, फिर उसके बाद उस एक दवाई के मैक्सिमम डोज से नहीं अगर फायदा होता तो दूसरी दवाई शुरू होती है। और डिपेंडिंग ऑन पेशेंट, नॉर्मली अगर 2 दवाई मैक्सिमम डोज चलाई गई
और उससे नहीं फायदा होता, या उन दवाइयों के साइड इफेक्ट इतने हैं कि पेशेंट को इफेक्ट हो रहा है, तो ये कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पे न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोसर्जन के साथ बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि सर्जरी चाहिए या नहीं। इसमें फिर आगे की जांचें होती हैं, जैसे मैडम ने बताया वीडियो ईजी होता है, एपिलेप्सी प्रोटोकॉल होता है, MRS कुछ न्यूरोसर्जन न्यूरोलॉजिस्ट करवाते हैं, पेट स्कैन, स्पेक्ट स्कैन, तो ये अलग जांचें होती हैं। बिल्कुल। इसका मेन मकसद ये होता है कि पता लगाना कि पहली बात तो अगर कोई ट्यूमर या कोई ऐसी रसोली मिल गई जिसको निकालने से ये सीजर बंद हो जाए, तब तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। जैसे जो मोस्ट कॉमन सर्जिकली या ऑपरेशन से ठीक होने वाली जो बीमारी होती है वो मीसियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसमें ब्रेन के एक भाग में स्क्लेरोसिस होता है, यानी वहां पे ब्रेन डेवलप नहीं हुआ होता। तो ये या तो ट्यूमर को ढूंढे या ऐसे कंडीशन को ढूंढे। अगर इसमें भी नहीं पता चलता तो आप सरफेस ईजी इलेक्ट्रोड्स करके आप ऐसी जगह ढूंढे, जैसे समझ लीजिए ब्रेन का कोई भाग जहां पे ब्लड सप्लाई कम है जी, तो जब आपको ये चीजें पता चलती हैं फिर उसके बाद सर्जिकल प्लानिंग होता है, जिसमें जो मेन टाइप्स ऑफ सर्जरी होती है, एक तो होता है रिसेक्शन। रिसेक्शन का मतलब होता है आपको एक रसोली मिल गई, उसको निकाल दिया आपने। दूसरा होता है डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन यानी आपको पता चला कि इस एरिया से जो तरंगे जो हैं वो एक एरिया से आ रही हैं, उसको ब्रेन के दूसरे भाग से हटा दिया। और तीसरा होता है स्टिमुलेशन, जैसे वेगल नर्व स्टिमुलेशन होता है, एंटीरियर थैलेमिक स्टिमुलेशन होता है। तो ये कुछ सर्जरीज होती हैं। मैं सिंपल आपके क्वेश्चन के एक वर्ड या एक सेंटेंस में ये आंसर करूंगा कि प्लीज डरिए मत ट्रीटमेंट से। बिल्कुल, चाहे मेडिसिन हो नहीं है, इलाज को अपनाना और है। सर्जरी अगर जरूरत पड़ती भी है वो आपके हित में ही है। अगर आप सर्जरी का नाम सुन के वापस मेडिसिन लेके डॉक्टर के पास ना जाए, आपका डैमेज इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल, जो हमारे हम कह सकते हैं नुकसान हो रहा है वो बढ़ रहा है। ऐसे में अगर डॉक्टर की सलाह आपको दी जा रही है तो पूरी जांच के बाद आपको ये सलाह दे रहे हैं, तो आपको बढ़ना है आगे और इस बीमारी को रोकना है। बिल्कुल, लेकिन हम नहीं रुकेंगे, आपको जागरूक करते रहेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं मिर्गी के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो क्या करना है, आपको जल्दी से अपना फोन उठाना है, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है और अपने सवाल हमसे पूछने हैं। हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं आपकी सभी समस्याओं का जवाब आप तक पहुंचाने के लिए, और आप जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए क्योंकि समय कम रह गया है। बता दें इस वक्त भी कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं उड़ीसा से पंचानंद जी। आइए जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो। हाँ मैडम नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मैडम मैं सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ सर, मेरा एक 9 साल का बच्चा है जी, जो उसको 4 साल पहले बुखार आया ना बहुत तेज, तो वो अभी चल नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता जी, खाना भी सही से खाने चिबा के नहीं खा सकता है और उसको पानी पीने में भी तकलीफ है। तो मैम डॉक्टर लोगों से दिखाए हैं, बहुत ज्यादा दिखाए, तो ठीक नहीं हो पा रहा मैं। तो क्या क्या हो सकता है मैम, क्या कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक होगा कि नहीं ठीक मैम? बिल्कुल, 4 साल पहले बहुत तेज बुखार आया था जिसके पश्चात ये सब समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। 4 साल से बुखार आया है। आप दोनों की ही प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी इस पर। डॉक्टर त्रिपाठी पहले आप बताएं। देखिए, हो सकता है बच्चे को एंसेफेलाइटिस हुआ हो, जो मस्तिष्क का बुखार बोलते हैं, या फिर मेनिंगो एंसेफेलाइटिस हुआ हो, इन्फेक्शन ब्रेन का, या फिर कोई ऐसी वायरस ने अटैक किया हो जो पैरालिसिस भी करती है,
चूंकि ये बोल रहे हैं कि ना वो बैठ सकता है, ना खड़ा हो सकता है, ना चल सकता है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से ये सब जो नुकसान हुआ है ब्रेन को और उसकी नसों को, उसकी वजह से बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि फिजियोथेरेपी की जाए। फिजियोथेरेपी करना जरूरी है, और अगर कोई दवाइयाँ डॉक्टर ने लिखी हैं वो दीजिए, नहीं तो सिर्फ फिजियोथेरेपी से ही और स्टिमुलेशन एक्सरसाइजेस से ही बच्चा थोड़ा बहुत ठीक होगा। एग्जैक्टली क्या कारण था वो जानने के बाद ही हम बता पाएंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं। बिल्कुल। ऐसे में डॉक्टर शंकर आपकी भी सलाह मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी। मैं सबसे पहले तो कॉलर को ये बताना चाहूंगा कि जिस डॉक्टर से इलाज लिया, अगर वो न्यूरोलॉजिस्ट है फिर तो आप ठीक पद पे हैं। लेकिन अगर आप अभी तक न्यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं गए हैं तो मेरा प्लीज सजेशन होगा, हम्बल सजेशन होगा कि जो भी इलाज चल रहा है उसे कंटिन्यू कीजिए, बंद मत कीजिए, लेकिन एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, क्योंकि जो आजकल सुपर स्पेशलाइजेशन का जमाना है, तो एक न्यूरोलॉजिस्ट जिस तरह इस बीमारी को देखेगा वो टोटली डिफरेंट होता है किसी और डॉक्टर से। तो मेरा सजेशन ये होगा कि पहले ये पता करिए कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा चुके हैं या नहीं गए तो प्लीज जाइए। और जैसे मैडम ने कहा, जो ये बता रहे हैं, अगर तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए हैं तो ट्रीटमेंट लेते रहिए, और इस स्टेज पे सबसे इंपॉर्टेंट है रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी और जो जनरल नर्सिंग केयर वो ठीक करते रहे, और फिर भगवान पे विश्वास, अगर सब कुछ ठीक होना है अपने आप ठीक होगा। बिल्कुल। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। रायबरेली से कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, ललित कुमार गौतम जी। उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। हेलो जी ललित जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमसे फोन पे बात कीजिए, टीवी की आवाज कम कर दीजिए। हेलो जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए, टीवी पर ध्यान मत दीजिए। जी मैडम जी। जी पूछिए अपना सवाल। मैडम जी, मेरे यहाँ एक 9 साल की बच्ची है जी, तो उनका जो हेलो जी मैडम जी। जी 9 साल की बच्ची है, क्या समस्या? मिर्गी संबंधित इलाज चल रहा है जी, और स्कैन कराया गया दिमाग पर। जी दिमाग में गांठ की समस्या बताई गई है। जी दिमाग में गांठ की समस्या बताई गई है। हाँ। और 2-3 बार बीच में आ भी गई, जो कि रेगुलर दवाई चल रही है। बिल्कुल। तो ऐसे में आप जानना चाहते हैं कि और क्या किया जा सकता है? जी क्या किया जा सकता है वो जानकारी हो जाए, जिससे कि राहत मिल सके। बिल्कुल। इलाज कहाँ से बेहतर मिले? डॉक्टर त्रिपाठी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो दिमाग में जो गांठ आप बोल रहे हैं बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकती है। एक तो हमारे देश में बहुत प्रचलित है जो बोलते हैं ब्रेन का कीड़ा, जिसको हम न्यूरोसिस्टिसकोसिस बोलते हैं, जो अशुद्ध पानी, अशुद्ध खाना जिसमें मिट्टी मिला हो, पत्तों में कच्ची सब्जियां, कच्ची सैलेड खाने से होता है, या फिर हाथ धो के नहीं खा रहे हैं तब वो कीड़ा हमारे पेट में प्रवेश करके ब्रेन में प्रवेश करता है, जिससे दौरे आते हैं। तो वो एक गांठ हो सकती है। टीबी की गांठ हो सकती है, या रसौली छोटी सी हो सकती है, या फिर पैदाइशी कोई गांठ हो सकती है जिससे दौरे आ रहे हो। तो ये बहुत जानना जरूरी है किस वजह से और किस तरीके की गांठ है ये, और दवाइयां देना जरूरी है रोज बिना रोके। मिर्गी में यही बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज दवाई देना, एक दिन भी दवाई छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये दवाइयां क्या हैं? ये दवाइयां जो रसायन हैं या केमिकल्स हैं जो हमारे ब्रेन को संतुलन में लाते हैं। अगर हम उनको छोड़ देंगे 1 दिन या 2 दिन तो दौरा फिर से आएगा। और अगर दौरा एक दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, फिर मैं दोहरा रही हूँ, 2 दवाइयां चलेंगी, कभी 3-4 भी चलती हैं, अच्छे डोज में चलती हैं, और अगर बंद नहीं हो रहा है फिर हमको देखना है कि उस गांठ को हम, उस गांठ से ही दौरे आ रहे हैं, अगर उस गांठ से ही दौरे आ रहे हैं जांच में, वीडियो ईजी में, तो फिर उस हम गांठ को निकाल सकते हैं, जिससे दौरे बंद होंगे। बिल्कुल। तो देखिए क्या संभावना हो सकती है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है, और ये बहुत अहम बात है जो बार बार हमारे दोनों ही विशेषज्ञ दोहरा रहे हैं और आपको जागरूक कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाइए, इलाज शुरू करवा दीजिए। और जो डॉक्टर ने आपको दवाइयां यहाँ पर प्रिस्क्राइब करके दी हैं, लिख कर दी हैं, उनका सेवन अपने आप बंद नहीं करना है। जैसे कि कॉलर ने भी यहाँ पर पूछा था कि क्या मैं उसकी मात्रा कम कर दूं, अपने आप से ये सब कदम
कदम नहीं उठाने हैं। जो डॉक्टर कह रहे हैं वो आपकी जांच के अनुसार ही कहते हैं, उसके अनुसार ही आपको यहाँ पर दवाओं का सेवन करना है। बढ़ते हैं आगे, दवाएं लें यहाँ पर, ये बहुत जरूरी है। और क्या क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइजेस कर सकते हैं या फिर योगा का क्या रोल रहता है इसमें? क्या कहेंगी डॉक्टर त्रिपाठी? देखिए, योगा जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को काम करती है जी। और हमने शोध में पाया है कि स्ट्रेस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कारण है जिससे दौरे बढ़े। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो कामिंग है उसके लिए हम एम्स में भी योगा का एक स्पेशल मॉड्यूल आता है। मिर्गी के मरीज हर तरीके की योगा नहीं कर सकते हैं जी। और जरूर कपालभाति जो है वो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उससे दौरे और बढ़ते हैं। तो कई आसन हैं जिससे दौरे बढ़ेंगे, कई आसन हैं जिससे दौरे कम होंगे। एपिलेप्सी का योगा मॉड्यूल है जिसको करना चाहिए, उससे दौरे कम भी होते हैं और जो मिर्गी से रिलेटेड एंजाइटी और डिप्रेशन है वो भी ठीक होता है। तो हम जरूर अपने मरीजों में जिनको जरूरत है योगा एडवाइस करते हैं, बट दवाई नहीं छोड़ के, दवाई तो लेते ही रहना है। बिल्कुल। तो अगर आप योगा का भी साथ अपना रहे हैं तो अपनाइए, बेझिझक अपनाइए, लेकिन दवाओं का साथ नहीं छोड़ना है आपको। बिल्कुल। अक्सर देखा जाता है डॉक्टर त्रिपाठी यहाँ पर कि महिलाओं में ये समस्या काफी होती है, उसकी क्या वजह कह सकते हैं हम? देखिए, जैसे पुरुषों में होती है वैसे महिलाओं में होती है, सेम ही कारण है। मुख्य बात यह है कि जो महिलाएं हैं वो अपने पैरों पे खड़ी हो और माँ बाप ये जिद ना करें या ये ना सोचे कि शादी के बाद मिर्गी ठीक हो जाएगी। आपको शादी के पहले ही मिर्गी ठीक करनी है और डॉक्टर से सही सलाह लेनी है। आपको पहले अपनी बच्ची को अपने पैरों पे खड़ा करना है। उसकी पढ़ाई लिखाई, कोई भी नौकरी, चाहे टीचर हो, चाहे ब्यूटिशियन हो, चाहे बुटीक हो उसका, चाहे जो अचार बनाते हो, कोई उसको स्किल देना है महिला को। और जिस घर में आप शादी करवा रहे हैं उसको बहुत जरूरी है कि आप इन्फॉर्म करें कि ऐसी बीमारी है। हमारे देश में शादियां लड़कियों की जल्दी नहीं हो पाती है इसी कारण, क्योंकि गलत भ्रांतियां हैं। जैसे आपके लड़के को सरदर्द है, जैसे आपके लड़के को अस्थमा है, वैसे भी किसी लड़की को एपिलेप्सी हो सकती है जी। आजकल आधुनिक जमाने की हमारे पास दवाइयां हैं इस देश में जो शादी के बाद बच्चे होने में कोई असुविधा नहीं करती हैं। तो शादी के पहले ही ये दवाई देनी पड़ती है। कई बार दौरे शादी के पहले ही बंद हो जाते हैं, दवाई भी बंद हो जाती है। कई बार दवाई देते हैं शादी के बाद भी। तो वो जो दवाई है वो ऐसी होती है जो प्रेगनेंसी के तरफ अनुकूल होती है। तो ऐसा ये गलत मानना होगा कि लड़की की शादी नहीं हो सकती या उसके बच्चे नहीं हो सकते या फिर बच्चे की परवरिश वो नहीं कर सकती। जैसे बाकी लोग हैं वैसे महिलाएं भी शादी कर सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं। बिल्कुल। और बस यहाँ पर इलाज साथ में चलता रहेगा और कुछ सावधानियां बरतते रहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से, डॉक्टर प्रदीप साहू। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। वाला डॉक्टर हो, प्रोफेसर वाला। जी बताएं। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। जी गुड इवनिंग सर, अपना सवाल पूछें। मेरा ये प्रश्न है कि एपिलेप्सी क्या कुछ परसेंटेज लोगों में ये जेनेटिकली ट्रांसफर्ड भी होती है क्या? जेनेटिकली ट्रांसफर्ड भी होती है क्या जी? और दूसरा प्रश्न ये है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है कि ये लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ऐसा क्यों है? और एक प्रश्न और ये है कि एटेक्सिया और एपिलेप्सी में क्या डिफरेंस होता है? बिल्कुल, तीनों ही सवालों के जवाब एटेक्सिया जी। जो बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब होता है, वो एक टाइप की बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसमें और एपिलेप्सी में क्या फर्क? बिल्कुल। डॉक्टर शंकर क्या कहेंगे, क्या जेनेटिक बीमारी है ये? इसमें कुछ टाइप्स होते हैं जिसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन देखा जाता है, ठीक है। लेकिन अगेन मैं फिर से भारत जैसे कंट्री में जहां पे इलाज ही मुश्किल होता है वहां पे सबसे पहले इलाज लीजिए। और जब आप एक कॉम्पिटेंट न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे उसके जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को वो देख लेंगे अगर वो उसके इलाज में बाधा करते हैं। बिल्कुल। इस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जेनेटिक और इनहेरिटेड अलग है। तो जेनेटिक कारण हो सकते हैं बहुत कम श्रेणी में, और इनहेरिटेड मतलब आनुवांशिक चला आ रहा है वो नहीं है, बहुत ही कम श्रेणी में। तो ये गलत धारणा है कि अगर माँ को मिर्गी है बच्चे को होगी, बिल्कुल गलत धारणा है। तो इससे हमको बाहर उभर के आना है। बिल्कुल। इनका दूसरा सवाल था लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, क्या कहेंगी इस पे डॉक्टर? देखिए, मिर्गी को हम क्रॉनिक डिजीज विद एपिसोडिक मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, जैसे अस्थमा है या हेडेक।
तो ये एक क्रॉनिक बीमारी है क्योंकि ब्रेन की कोशिकाओं में जो नॉर्मल बैलेंस है वो नहीं है और एक्साइट हो रही हैं कोशिकाएं कुछ कुछ जगहों में या पूरे दिमाग में, तो ये क्रॉनिक बीमारी है पर हर समय नहीं रहती है। बिल्कुल, कभी कभी इसका दौरा पड़ता है। अगर एक कमरे में 100 लोग हैं, आप नहीं बता पाएंगे किसको मिर्गी है। बिल्कुल। इनका जो तीसरा सवाल था मैं चाहूंगी क्योंकि मेरे पास समय अब काफी कम रह गया, उस पर भी डॉक्टर त्रिपाठी आप बता दें। देखिए, अटैक्सिया तो बिल्कुल ही अलग बीमारी है और मिर्गी जो है कुछ ही क्षणों के लिए होती है। अटैक्सिया हमेशा रहता है जी। चलने में आदमी जो है या औरत जैसे शराब पी के चलते हैं, टेढ़े मेढ़े वो चलते हैं, तो डिसबैलेंस्ड चाल हो जाती है। बिल्कुल। देखिए, अब मेरे पास समय बिल्कुल नहीं रह गया है, ऐसे में मैं दोनों से चाहूंगी कि आप हमारे सभी दर्शकों के लिए दो शब्द कह दें मिर्गी के संदर्भ में। डॉक्टर त्रिपाठी, पहले आपको मैं यहाँ पर ये बहुत जानना जरूरी है कि मिर्गी का इलाज संभव है। 70% में ये 1 या 2 दवाइयों से कंट्रोल हो जाती है। बाकियों में हमारे देश में एपिलेप्सी सर्जरी की सुविधा है। मिर्गी के मरीज से आप सहानुभूति रखें और उसका इलाज सही तरीके से डॉक्टर के साथ कराएं। बिल्कुल। डॉक्टर शंकर, क्या कहना चाहेंगे? मिर्गी के मरीज को सबसे पहले डॉक्टर के पास लेके जाए जी, और जो डॉक्टर कहे उसको फॉलो करे, और एक बार दवाई शुरू हो जाए तो जब तक डॉक्टर उसके डोज चेंज या बंद करने की सलाह ना दे तब तक आप अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन ना ले। बिल्कुल। तो देखिए, दोनों ही हमारे विशेषज्ञों ने इतनी अहम जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं, आप सभी को जागरूक किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विशेषज्ञों ने जो सलाह दी है उससे आप लाभान्वित हुए होंगे, और साथ ही दोनों का ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में तो आपने मिर्गी के संदर्भ में बहुत कुछ जान लिया है। साथ ही आपको बता दें, अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई सवाल आपके मन में है, तो आप हमें लिख सकते हैं, पत्र भेज सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। पहले तो हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 38, केंद्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और साथ ही अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। इस पर आप अपने सवाल या फिर कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है तो वो ईमेल कर सकते हैं। तो इसी के साथ बता दें आपको, आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार। मन की बात है जन